नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रारंभ हुए हैं। टॉपिक का नाम है भारत निर्वाचन आयोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो हम जानें कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950 को, और इनका उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भारत के संविधान ने संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। तो हमने जाना कि भारत निर्वाचन आयोग भारत के संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन से संबंधित अधीक्षण, नियंत्रण करती है। इनमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनमें एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरा है सुखवीर सिंह संधू। अब हम जानेंगे आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। उनका दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। दूसरा, यह निर्वाचक नामावली को तैयार करता है और समय समय पर उनमें सुधार करता है। यह सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। तीसरा, यह चुनावों कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसे अधिसूचित करता है। चौथा, यह चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करता है और उनकी जांच करता है। पाँचवां, यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। छठा, यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। सातवां, यह अनियमितता व दुरुपयोग के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द कर सकता है। आठवां, यह सुनिश्चित करता है कि आदर्श आचार संहिता का सभी दलों व प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाए। यहाँ हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्या होता है। तो चलिए, भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राजनीतिक दलों एवं
प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिनका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं जिनका पालन चुनाव के द्वारा किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयोग एन सेशन के द्वारा किया गया है। तो हमने जाना चुनाव आचार संहिता क्या होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। दूसरा, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। तीसरा, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना। चौथा, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना। पाँचवां, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना। छठा, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में क्या क्या निर्देश दिए गए। पहला, राजनीतिक दल बिना अनुमति रैली नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए है। तीसरा, उम्मीदवारों द्वारा 10,000 से अधिक के सभी प्राप्ति व भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा। चौथा, रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के बिना उम्मीदवार प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी। आप इसी तरह अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।